आज इस चैनल निशा इतिहास गंगोत्री के तहत आप लोगों को इतिहास विषय की जानकारी दी जाएगी। निशा मैम का लक्ष्य है कि इतिहास को बिहार के सभी विश्वविद्यालय के सभी छात्रों तक निःशुल्क सेवा भाव से पहुंचाया जाए। हम शिक्षकों और छात्रों से आग्रह है कि इस सेवा भाव की भावना को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे हमें आम जनमानस में इतिहास विषय की जानकारी प्राप्त हो सके और हम लोग निशा मैम के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस क्रम में आज हम लोग इतिहास विषय नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत BA इतिहास का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि BA में 4 वर्षीय कोर्स हो गया है, इसमें 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं। इन 8 सेमेस्टर के अंतर्गत 16 मेजर हमें 4 वर्षों में पढ़ना है। अब आज हम लोग इन 16 मेजर का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर 1 हमको पढ़ना है MGC 1, और इस MGC 1 में हमें क्या पढ़ना है? आइडिया ऑफ भारत। आइडिया ऑफ भारत पढ़ने से पहले या उसके बाद हमें सबसे पहले भारत को समझने का अध्ययन करना होगा। आज हम लोग BA सेमेस्टर 1 में MGC 1 में पहला टॉपिक भारत को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलें अब हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और पढ़ाई करें। तो भारत को समझना, भारत के इतिहास को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो भारत के अतीत को जानना आवश्यक है। अगर भारत के इतिहास को विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसे नकारा नहीं जा सकता है। भारत के बारे में बताते हुए हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा मेरा देश है। यह उक्ति ही भारत को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आखिर ये सब विशेषताएं मुझे मिली कहाँ से? ये सब विशेषताएं भारत को अतीत से मिली है। तो अतीत को जानना मतलब भारत को जानना, भारत को जानना है तो भारत के अतीत को जानना, अतीत से वर्तमान तक के इतिहास को जानना आवश्यक है। हमारे भारत की विशेषता है कि वे खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगातार लगा रहता है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश हमें नहीं करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो भारत को समझने में अक्षम हो जाएंगे। इस जो हमारी भारत है अद्भुत उपमहाद्वीप है। इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है, लगभग 80,000 साल पुराना है। इसका प्रमाण हमें इस धरती से होमो सैपियंस के मानव गतिविधि से मिलता है। यानी विश्व में जहाँ कहीं भी होमो सैपियंस ने पहला अपना एक्टिविटी शुरू की, वह भारत में भी शुरू की। कहीं से भी विश्व के अन्य सभ्यताओं से भारत की सभ्यता प्राचीन नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि 4500 वर्ष पहले सिंधु घाटी
सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित शहरी सभ्यता विकसित कर ली थी। उनकी अपनी लिपि थी, वह काफ़ी आगे बढ़े हुए थे। दुर्भाग्य से हम उनकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। फिर भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें और ज़्यादा प्राप्त होगी। अभी तो हम लोग पुरातात्विक स्रोत से उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो अब हम लोग जो है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ पाए हैं तो उसके बाद का कौन सा सभ्यता है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आर्य यहाँ आए। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर में आए थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, जो विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी, और वेदों को लिखने में भी उन्होंने इनका उपयोग किया, जो 12वीं ईसा पूर्व के हैं और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपमहाद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें ही प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में खास तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रसार किया। यह थे हमारे वैदिक काल, जो अपनी रचना और अपने सामाजिक सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनको निर्माण करने का काल था। अब हम लोग भारत को समझना है तो भारत के महाजनपद काल को जानना आवश्यक है। इस काल में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया। महाजनपद, महा शब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार अर्थात निवास स्थान। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। इनका वर्णन बौद्ध धर्म और जैन साहित्यों में भी मिलती है, जो कि 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहें कि जनपद स्थापित हो चुके थे, जैसे काशी, कोसल, मगध, अंग, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अशाका, अवंती, गंधार और कंबोज। तो हमें महाजनपद काल के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरी शहरीकरण भारत में हुआ, भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की नींव पड़ी, तो हम भारत को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए महाजनपद काल से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का जुड़ाव जुड़ा हुआ है। अब हम लोग भारत पर फारसी और यूनानी आक्रमण हुए, इसे यदि नहीं जानेंगे तो हम पर क्या आघात हुआ इसकी जानकारी नहीं जान पाएंगे और इस आघात से हमें क्या मिला यह नहीं जान पाएंगे। अतः भारत को जानने के लिए फारसी और यूनानी आक्रमण के बारे में जानना आवश्यक है। उपमहाद्वीप का ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है, फारसी
के आक्रमण लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें आर्केमेनिड के डारियस द ग्रेट का आक्रमण बड़ा आक्रमण था और इससे हम काफ़ी प्रभावित हुए थे। लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का एशिया माइनर और आर्केमेनिड साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी सीमा पर पहुंचकर राजा पोरस से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में राजा पोरस तो हार गए, लेकिन सिकंदर को बड़ी हानि हुई। सिकंदर के विश्व विजय का सपना चकनाचूर हो गया। वह वापस लौट गया, पोरस को हराने में तो सफल हो गया, लेकिन मगध पर आक्रमण करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि एक विश्व विजेता को भी भारत के मैदानी इलाकों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। इससे हमारी सेना की, हमारे रण कौशल के विजय प्राप्त हुई। हमने अपनी क्षमता इतनी बढ़ा ली थी कि सिकंदर जैसे व्यक्ति को भी आगे मगध पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। अब हम लोग भारत को जानना है तो मौर्य साम्राज्य को जानना तो जरूरी है। मौर्य वंशजों का साम्राज्य जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा और यह प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप में व्यापक राजनीतिक और सैन्य मामलों में बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो आज के समय में बिहार में है, स्थापित किया था। इसके महान राजा अशोक हुए, जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक शक्ति बढ़ाई बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में यानी धार्मिक सहिष्णुता फैलाने के लिए अपना सारा शक्ति लगा दिया। और आज यही कारण है कि आज भारत और भारत के पड़ोस में सभी जगह बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और यह जाने बिना हम लोग भारत को नहीं समझ सकते हैं। तो हमें भारत की अतीत से ये सब जानकारी प्राप्त होती है जो भारत को समझने में सहायक है। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इतिहास विषय के इस चैनल निशा इतिहास गंगोत्री को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और निशा जी के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाएं और उनकी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बने। थैंक यू, धन्यवाद।